हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको आंसर लिखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना यार कि हमको जो हमारा जो कंसेप्ट है वो तो पूरा आता हो, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। गलती कहाँ पे होती है? रिप्रेजेंटेशन में। और इसके वजह से हमारे साथ क्या होता है, हमको जो मार्क्स हैं हमारे वो कम मिलते हैं। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रख लें, कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लें, तो हमारे जो मार्क्स हैं हमको हो सकता है कि कम आता हो, ठीक है, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो कितना अच्छा रहेगा ना कि ऐसे ही मज़ा आ जाए कुछ ऐसी टिप्स जान के। तो ऐसे टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और सब तक फैला देना, क्योंकि नंबर सबके अच्छे आने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस की। अच्छा भैया, सीक्वेंस से किस सीक्वेंस की बात हो रही है? देखो यार, सीक्वेंस आंसर लिखने की क्या होता है कि आपके पेपर में सेक्शंस आते हैं, ठीक है। एक सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया हमने। क्या हुआ कि हमें सेक्शन ए जो है उसमें कुछ 10 क्वेश्चन हैं, वो तो हमको सारे आते हैं। अब सेक्शन बी में हमको कुछ 6 हमारे पास क्वेश्चन हैं, ठीक है, हमें उसमें सिर्फ 4 ही आते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस तरह पर अटेम्प्ट करें, सेक्शन ए फिर सेक्शन बी, और हमने 1 2 3 4 जो हमें आते थे वो अटेम्प्ट कर लिए हमने। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी में हमको जितना अटेम्प्ट करना था, मान लो हमने सेक्शन सी में हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, वो हमने पूरे अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, 5 तक। अब जो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ बच रहे हैं सेक्शन बी के, वो हमने बाद में अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। अब क्या है, ये एक बिल्कुल सही स्ट्रेटजी नहीं है। सो हमको सही स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी है? देखो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, जो सेक्शन हमको पूरा आता है, ठीक है, वो सबसे पहले देखो। अगर सेक्शन में आपको पूरा आ रहा है ना, सेक्शन ए से शुरू करो, ठीक है। सेक्शन ए पहले कंप्लीट कर लो, ठीक। अगर मान लो कि सेक्शन ए में क्या है, हमारे पास 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 10 क्वेश्चन है। अगर वो एमसीक्यू टाइप है तो उसमें क्या है, एमसीक्यू कितना है, 1 लाइन का होगा ना, हाँ। और अगर आपको वो नहीं आया तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है। बात करें सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी में क्या है यार, मान लो हमको इस थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं इसमें। अब जब क्वेश्चन कम आ रहे तो हमें उसके लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा। स्पेस में हमको अगर नहीं पता कि यार कितने में हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन सी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, जो हमको पूरा आ रहा है। सो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे और वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे सेक्शन बी पर। किस पे आएंगे? सेक्शन बी पर, और उसको हम यहाँ से सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस से एक और चीज बता रहा हूँ, हमेशा एक चीज आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी एक सेक्शन एक बार में सॉल्व कर रहे हो तो जो आपको क्वेश्चन है ना, वो सीक्वेंस में आंसर लिखना है। सीक्वेंस में देखो कैसे लिखना है, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ 5 है, ठीक है, आंसर नंबर 1 मुझको आता है, ठीक है। आंसर नंबर 2 अगर मुझे नहीं आता है, फिर भी हम एक आइडिया के हिसाब से जगह छोड़ेंगे। क्योंकि देखो अगर आप सोचो, अगर आप कॉपी चेक कर रहे हो, आपके लिए जितना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा ना, उतना आसानी से आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक जगह, एक आइडिया के हिसाब से जगह छोड़ेंगे। ओके, यहाँ पे एक अच्छी सी चीज बता देता हूँ तुमको, एक प्रो टिप दे देता हूँ यार। हर एक आंसर के बाद देखो तुम्हें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। कैसे खींचनी है बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा ये एक तुमने आंसर लिखा है, ये तुम्हारा आंसर नंबर 1 है, ठीक है। अब इससे पहले एक और चीज समझ लो, आपकी जो कॉपी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके की बोर्ड की कॉपी आपको मिलेगी। यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरफ एक मार्जिन इस तरफ खींचना है, एक मार्जिन इस तरफ खींचना है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर एक आंसर नंबर 1 लिख दिया, आंसर नंबर 1 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ये हमारी लास्ट लाइन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद कुछ 2 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद हमको 2 लाइन का स्पेस छोड़ना है। 2 लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से यहां पर 2 लाइन का स्पेस छोड़ना है, ठीक है। भैया आप ये क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ देंगे हम तो हमारी
कॉपी जो है वो भर जाएगी। नहीं यार, जो आपकी बोर्ड की कॉपी होती है ना, बहुत ज्यादा उसमें पेजेस दिए होते हैं और बहुत ज्यादा सफिशियंट होती है, तो आप उसका लोड ना लो और इस तरह आप करो। इसके बाद यहाँ पे आपको आंसर नंबर 2 लिखना है। अब भैया ये बता दो कि इसके करने से हमारा बेनिफिट क्या होने वाला है। देखो यार, बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है ना, उसमें क्या आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, एक यूनिफॉर्म आपकी कॉपी एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाएगी, समझ रहे हो। और आप सोचो कि एग्जामिनर को कितनी सारी कॉपी चेक करनी होती है, तो जो कॉपी को उसका थोड़ा देखने में अच्छी लगेगी ना, तो हो सकता है आपने कुछ गलत लिखा हुआ उसकी नज़र ना जाए, क्योंकि यार उसमें बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है। तो ये तो बात थी हमारे पहले पॉइंट की। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर। दूसरा पॉइंट क्या है यार, मैं मानता हूं कि दूसरा पॉइंट जो है ना, आपको बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर सकता है अगर आपको कम आता है और आपको स्कोर ज्यादा करने में। अच्छा भैया, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ देखो, अब इसमें मैं हैंडराइटिंग के बेसिस पे अगर डिवाइड करूं तो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, वो कैसे? टाइप नंबर 1 जिनकी हैंडराइटिंग कैसी है, अच्छी है। ठीक है, और नंबर 2 जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है। ठीक है, उसमें क्या सीन है, देखो हमें अब क्या करना है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो फिर वेल एंड गुड। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपके लिए भैया प्लस पॉइंट है, आपके पास क्या है, एक प्लस पॉइंट। ठीक है, आपको बस उस हैंडराइटिंग में आपकी जो स्पीड है, आपको उस स्पीड को मेंटेन करना है। ठीक है, अब ये स्पीड मेंटेन कैसे होगी? इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए गुड हैंडराइटिंग के साथ में। क्योंकि अगर यार देखो क्या होगा ना, अब एक तरीका क्या है यहाँ पे कि हमने अगर आंसर नंबर 1 लिखा तो हमने वो कैसे लिखते हैं आंसर नंबर 1, फिजिक्स इज, फिर इस तरीके से कुछ भी लिखा हमने, हम लास्ट में पहुँचते पहुँचते सेक्शन सी तक कैसे हो जाता हमारा आंसर, इस तरीके से फिजिक्स इज, बिल्कुल हैंडराइटिंग हमारी डॉक्टर ऐसी हो जाती है। अब ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास, हमें लगता है कि जो टाइम है ना वो कम है और हमको जो लिखना है आंसर राइटिंग हमारी वो ज़्यादा है, तो हमारा प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, फिर हमारी राइटिंग जो है खराब हो जाती है। राइटिंग खराब, आपके जो मार्क्स हैं खराब। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, इसके सॉल्यूशन को देख लो। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रेशर में अच्छा लिख पाओगे, तो हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और वो भी लिमिटेड टाइम में आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। इस पर तो एक और वीडियो बना दूंगा मैं। चलो, अब भैया ये तो आपने उनकी बात कर ली जिनकी राइटिंग थोड़ी अच्छी है। भैया थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। चलो, वैसे तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रो टिप देता हूं। आपको करना है क्या है, सिंपली आपको थोड़ा स्पेसेस के साथ लिखना है। ठीक है, मतलब कि आपको थोड़ा गैप दे दे के लिखना है। मान लो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मान लो मेरी राइटिंग ऐसी है टाइम, तो थोड़ा गैप दे दो आप। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब गैप होता है तो राइटिंग थोड़ी सी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश करना कि आप थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करना है इस चीज़ पे भी, इसमें आपकी प्रैक्टिस ही हेल्प कर सकती है। चलो भैया, दूसरे पॉइंट की बात होगी आपकी, किसकी, हैंडराइटिंग की। ओके, अब बात करते हैं यार तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट क्या होती है कि आपके जो भी क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है कि 200 से 300 वर्ड लिखा होता है कुछ। ठीक है, 200 से 300 वर्ड लिमिट होती है। कई बार हम क्या करते हैं ना कि वर्ड लिमिट को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं, तो हमें यार ऐसे, देखो हमको वहां पर कोई ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको जो पूछा जा रहा है ना आपको उतना जवाब देना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब भैया वर्ड लिमिट के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? अब कितनी वर्ड लिमिट में आपको कितना आंसर लिखना है, इसका आइडिया आपको मिलने वाला है हमारी मार्किंग स्कीम से। भैया ये मार्किंग स्कीम क्या होती है? देखो, मार्किंग स्कीम एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि आपको जो आपने आंसर दिया है अपने क्वेश्चन पेपर का, उसमें आपको किस नंबर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होना है। समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपका कैसे किया जाएगा, वो होती है आपकी मार्किंग स्कीम। अब भैया ये मार्किंग स्कीम में कहाँ से मिलेगी? तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से। समझ रहे हो?
अब यार ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आपका हो गया सीबीएसई का सैम्पल पेपर हो गया, या फिर आपकी मार्किंग स्कीम हो गई, तो ये हमेशा आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी चाहिए। क्योंकि यार आपको मान लो किसी वेबसाइट पे गलत आंसर शीट मिल गई या ये मार्किंग स्कीम मिल गई, तो आप कुछ और देख लोगे और आपके नंबर कट जाएंगे। आपको मार्किंग स्कीम में देखना है कि यार इस वाले क्वेश्चन में जिसका जो 200 से 300 वर्ड की लिमिट दी गई है उसमें कितना लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से आपको लिखना है। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रो टिप मैं ये बता देता हूं आपको, ये दो लास्ट में जो लिख रखी है मैंने, क्या हेडिंग्स। आपको जब भी आंसर्स लिखने हैं तो पैराग्राफ्स, देखो क्या होता है, हम किस तरह आंसर लिखते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन होता है किसका, पैराग्राफ का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास बुलेट, मतलब कि पॉइंट्स का। तो मैं आपको प्रेफर कराऊंगा कि आप मोस्टली कैसे आंसर दें, मोस्टली आप बुलेट्स और पॉइंट्स का यूज करिए। उसमें भी हेडिंग बाई हेडिंग चलना है हमको। लेट अस सपोज कि आपके पास एक हेडिंग है, देखो इस तरह एक हेडिंग दो, ठीक है, एक हेडिंग, इसके बाद इसके अंदर कुछ 4 पॉइंट लिख दिए, मान लो मैंने 4 पॉइंट इसके अंदर लिख दिए, और फिर अगर कोई नेक्स्ट हेडिंग है इसको हम हेडिंग 1 मान लेते हैं, और ये आपकी है हेडिंग नंबर 2, ओके। इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स दे दो इस तरीके से, आप समझ रहे हो। आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको हर एक कोशिश करी है जिस तरीके से मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था कि आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी चीज बता सकता हूं मैं, जिससे आपके नंबर जो है इंक्रीज हो जाए। तो आपको हेडिंग के बाद पॉइंट्स का यूज करना है। अच्छा भैया, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बच रही है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, डायग्राम। अब कई बार तुम्हें क्या होता है ना कि तुम्हें कुछ आ नहीं रहा है और कई बार थोड़ा तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम्हें लगता है कि जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, जो आपने यहां पर कंटेंट लिखा है, एक सेकंड, जो आपने यहां पर कंटेंट लिखा है वो थोड़ा सा कम है ऐसा तुम्हें लग रहा है। और एक और कंडीशन हो सकती है कि उसमें डायग्राम पूछा गया है, ठीक है। तो जो डायग्राम है, पहली चीज, डायग्राम आपको जब भी बनाना है हमेशा लेबल्ड बनाना है, और डायग्राम को हमेशा आपको पेंसिल से बनाना होता है, ठीक है। पेन वगैरह ना यूज करो, ज्यादा अच्छा है। डायग्राम ऐसा पेंसिल से होना चाहिए और प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए। और लेबल जब भी डायग्राम बना रहे हो ना, तो लेबल करने के बाद उसको प्रॉपरली आप एक्सप्लेन जरूर करना। ये दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है डायग्राम के लिए। हमें क्या करना है, देखो डायग्राम का रूल समझ लो। डायग्राम का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, हमेशा आपको कॉपी के राइट साइड में डायग्राम बनाना है। मतलब कि अगर आपकी बात करूं, ये आपकी कॉपी है, ठीक है, आपकी कॉपी कुछ ऐसी मिलती है। मतलब कि आपकी जो कॉपी है ना, आपको A4 शीट की तरह नहीं मिलेगी। मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसे मिलती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है आपकी कॉपी। नॉर्मली आपकी ऐसी होती है, बट बोर्ड में आपको कुछ ऐसी कॉपी मिलेगी। सो आपको क्या करना है, इधर तो आपकी रहेगी बॉर्डर जो मैंने आपको बताया था, आपको इधर डायग्राम बनाना है, ठीक है। कुछ मान लो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। मान लो सॉलिड स्टेट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके का बनाना था। अब क्या है, आपको इसमें जो भी लेबल करना है ना, वो अच्छे से लेबल करना है। रूल नंबर 2, आपको डायग्राम को लेबल बहुत अच्छे से करना होता है। रूल नंबर 3, आपका जो डायग्राम है बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। पेंसिल को शार्प यूज करो, वो सबका, ठीक है। प्रॉपरली जो लाइन वगैरह, स्केल वगैरह का यूज करना है। चौथी चीज है कि आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, अगर मैंने इस डायग्राम में लिख दिया है कि ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C D E और F G, ऐसे ही फॉर एग्जांपल के लिए, तो अब यहाँ पे A से लेकर के आपके जो F तक पॉइंट्स हैं, ये क्या है आपको ये बताना है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है ये बताना है, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको कुछ समझाए, कुछ आंसर राइटिंग के, कि हमको कैसे बोर्ड में आंसर लिखना है जिससे कि हमारा जो स्कोर है बूस्ट हो सकता है। कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरे को लगता है कि आप सभी को जानने चाहिए। और अगर कोई बच्चा क्लास 10th का है ना, तो भाई उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और 12th के बच्चे एक बार दे चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही कोई भी एक वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक पर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, 10th के स्टूडेंट है या फिर 12th के स्टूडेंट है, तो इस वीडियो पे कमेंट करो और